कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। आरव की जिंदगी हमेशा बाहर से ठीक दिखती थी, लेकिन भीतर वह हर दिन खुद से एक जंग लड़ रहा था। वह दिल्ली में एक डिजाइन स्टूडियो में काम करता था। उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ तो होती थी, लेकिन हर तारीफ उसे नकली लगती थी। जब भी कोई कहता कि तुम अच्छा कर रहे हो, उसके मन में तुरंत आवाज आती कि नहीं, तुम पर्याप्त नहीं हो। यह आवाज धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी, जैसे वह खुद ही अपने रास्ते में पत्थर लगता जा रहा था और फिर उन्हीं पत्थरों से ठोकर खाता जा रहा था। एक दिन देर रात ऑफिस से लौटते हुए उसे लगा कि वह थकान से नहीं, अंदर की खालीपन से टूट रहा है। घर में कदम रखते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और बिना लाइट जलाए कमरे में बैठ गया। अंधेरा उसे हमेशा डराता था, लेकिन आज उसे लगा कि अंधेरा ही उसे समझ रहा है। तभी उसे अपनी माँ का एक पुराना डायलॉग याद आया कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं होती, अंदर जलती है। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। उसे लगा कि उसके अंदर कोई रोशनी बची ही नहीं है। अगली सुबह वह कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। सामने की टेबल पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में एक नोटबुक थी। वह शायद किसी से मिलने आई थी, लेकिन कोई आता नहीं दिख रहा था। अचानक उनकी नजर आरव पर पड़ी और वह मुस्कुराई। वह मुस्कान ऐसी थी जो बिना बोले कह देती है कि मैं समझ सकती हूं जो भी तुम झेल रहे हो। आरव ने हल्की सी सिर हिलाकर नमस्कार किया और नजर हटा ली, लेकिन भीतर कुछ हिला जरूर। करीब 10 मिनट बाद वह औरत उठकर उसके टेबल के पास आ गईं। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? आरव थोड़ा चौंका, लेकिन उसने विनम्रता से हामी भर दी। वह बैठी और बोली कि मेरा नाम प्रणति है। आरव ने भी अपना नाम बताया। प्रणति ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है ना? यह सवाल इतना सादा था कि आरव का दिल भारी हो गया। किसी ने इतने दिनों से उससे यह नहीं पूछा था। आरव ने बस इतना कहा कि मेरा मन बहुत उलझा हुआ है। प्रणति ने मुस्कुराकर कहा कि मन उलझता है क्योंकि हम उससे प्यार करना भूल जाते हैं। फिर उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा पेपर निकाला जिस पर लिखा हुआ था, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। उन्होंने कहा कि यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना होता नहीं है। बहुत कम लोग सच में तैयार होते हैं। क्या तुम हो? आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह तैयार तो है, बस डरता है। उसने सिर हिलाकर कहा, शायद मैं तैयार हूं। प्रणति ने उससे कहा कि मैं लोगों की भावनाओं और उनके मानसिक पैटर्न पर काम करती हूं। मैं कोई जादू नहीं करती, बस लोगों को खुद से मिलवाती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूं। आरव ने पहली बार किसी अजनबी के सामने खुद को खुलता महसूस किया। उसने कहा कि मैं कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब ऐसे ही नहीं जी सकता। प्रणति ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा कि ठीक है, अभी बस एक काम करो। आज रात घर जाकर आईने के सामने खड़े होना और खुद से कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस इतना। आरव ने हल्का सा हंसकर कहा कि यह थोड़ा फिल्मी नहीं है। प्रणति ने भी मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी कभी कभी फिल्मी चीजों से भी ठीक होती है बेटा। और फिर वह चली गई, लेकिन वह एक लाइन आरव के दिमाग में घूमती रही। शाम को घर पहुंचकर उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में बोझ और मन में भारीपन। उसने ना चाहकर भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह कहते ही उसे लगा कि उसकी आवाज कंपकपा गई, शायद इसलिए क्योंकि वह पहली बार खुद से कुछ अच्छा बोल रहा था। उसने दोबारा कहा, इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। फिर तीसरी बार कहा, और अचानक उसके भीतर कोई पुराना दर्द हिलने लगा, जैसे कुछ पिघलने की कोशिश कर रहा हो। अगले 2-3 दिनों तक उसने यह छोटा सा रूटीन जारी रखा। पहले तो अजीब लगा, जैसे वह खुद का मजाक बना रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसका अंदरूनी शोर थोड़ा कम होने लगा है। अब वह खुद को उतनी कठोरता से नहीं जज कर रहा था। एक शाम उसे फिर कैफे में प्रणति मिल गई। वह मुस्कुराई
और बोली कि लगता है तुमने आईने से दोस्ती कर ली है। आरव ने शर्माते हुए कहा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। प्रणति ने उसे एक छोटा सा जर्नल दिया और कहा कि हर रात 3 बातें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो। यह मन की सफाई करता है। आरव ने जर्नल लिया और कहा कि ठीक है लेकिन फिर धीरे से उसने लिखा कि मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मैं अभी जीवित हूं। फिर लिखा कि मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मैं महसूस कर सकता हूं। तीसरी लाइन उसने कुछ सोचकर लिखी कि मैं प्रणति मैडम से मिलने के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे खुद की ओर लौटने का रास्ता दिखाया। जर्नल बंद करते ही उसके मन में एक हल्की सी गर्माहट आई, जैसे दिल के आसपास थोड़ी जगह खुल गई हो। अगले हफ्ते काम पर उसका ध्यान थोड़ा बढ़ने लगा। जब भी वह खुद को नीचा दिखाने की कोशिश करता, उसके मन में तुरंत एक आवाज आती कि तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। उसने काम करते हुए छोटी छोटी श्वास तकनीकें अपनानी शुरू की। जब भी दिमाग बहुत उलझ जाता, वह 2 मिनट आंख बंद कर सांस गहरी लेता और छोड़ता। उसे महसूस हुआ कि पहले जिस बात पर वह घंटों परेशान रहता, उस पर अब कम समय रुकता है। एक दिन डिजाइन स्टूडियो में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। पहले वह इसी से भयभीत हो जाता था, लेकिन अब उसने धीमी आवाज में खुद से कहा कि मैं सुरक्षित हूं, मैं केपेबल हूं। प्रेजेंटेशन उम्मीद से बेहतर हुई। टीम लीड ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन इस बार आरव ने दिल में उठी तारीफ को खुद से दूर नहीं धकेला। उसने उसे स्वीकार किया और भीतर एक छोटा सा उत्साह महसूस किया। यह नया था। शाम को वह पार्क में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसे लगा कि वह इतने सालों में पहली बार अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस कर रहा है। तभी उसे याद आया कि प्रणति ने कहा था कि हर पैटर्न के पीछे एक रूट बिलीफ होता है। उसने खुद से पूछा कि मेरा रूट बिलीफ क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि वह अंदर से हमेशा यही मानता रहा कि वह पर्याप्त नहीं है। यह मान्यता उसकी बचपन की थी। गलती पर टीचर की डांट से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब मैं इस बिलीफ को छोड़ना चाहता हूं। मैं नया बिलीफ चुनता हूं। मैं योग्य हूं। यह वाक्य बोलते ही उसके भीतर कुछ हल्का हुआ, जैसे एक पुराने ताले पर नई चाबी लग गई हो। उस रात उसने जर्नल में लिखा कि आज मैंने खुद को समझा कि मैं अपनी सोच का मालिक हूं। कोई और मेरे भीतर बैठे विचारों का लेखक नहीं है। मैंने महसूस किया कि बदलाव मुश्किल नहीं, बस शुरुआत मुश्किल होती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सफर को एक नए मोड़ पर ला दिया। इसके फोन पर उसकी छोटी बहन का मैसेज आया कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यह पढ़कर आरव के हाथ कांप गए। पिता से उसका रिश्ता हमेशा उलझा रहा था। बचपन में पिता कड़े स्वभाव के थे और आरव उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता था। यही वजह थी कि आरव का सेल्फ डाउट उसी समय से बना था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने पिता को आईसीयू में देखा। उन्हें मशीनों से जोड़ा गया था। यह दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। अचानक बहुत सारी पुरानी बातें उसके मन में एक साथ लौट आईं। पिता की डांट, उनकी शिकायतें और उनकी नाराजगी। लेकिन साथ ही कुछ पल ऐसे भी याद आए जब पिता ने बिना शब्दों के अपना स्नेह दिखाया था, जैसे बचपन में बुखार में पूरे समय उसके सिर पर ठंडा कपड़ा रखना या कॉलेज के पहले दिन गाड़ी से छोड़ने जाना। आरव के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने वर्षों से जो भी दर्द अपने भीतर बंद करके रखा था, वह अब बाहर आने को तैयार है। उसने पापा का ठंडा हाथ पकड़ा और पहली बार बुदबुदाया कि पापा, मैं आपको माफ करता हूं, और खुद को भी। ये शब्द बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ वह दरवाजा था जिसका खुलना बाकी था। उसका असली सफर, उसकी असली हीलिंग अब शुरू होने वाली थी। उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा आरव बार बार उसी बात का एहसास कर रहा था कि फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं, एक राहत है। पिता की हालत स्थिर होने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, लेकिन खतरा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसके भीतर जो गांठ पिछले कई सालों से बंधी थी, वह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। वह आईसीयू की खिड़की के पार पिता को देखता रहा। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद पापा भी अंदर ही अंदर अपनी असफलताओं और कठोरता से जूझ रहे थे। दुनिया के सामने सख्त दिखने वाले बहुत से लोग भीतर से किसी न किसी बोझ से दबे होते हैं। यह एहसास उसे अचानक मानवीय बना गया। सवेरे लगभग 4 बजे, जब कॉरिडोर में हल्की ठंड और चुप्पी छाई हुई थी, आरव के फोन पर मैसेज आया। यह प्रणति का था। लिखा था,
कि मैं जानती हूं तुम अभी एक कठिन समय से गुजर रहे हो। बस इतना याद रखना कि प्यार और करुणा की भाषा हर मुश्किल को नरम कर देती है। जब दिल टूटता है, वहीं से हीलिंग की खरी शुरुआत होती है। यह पढ़कर आरव की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर शांत हाथ रखा हो। उसने प्रणति को धन्यवाद लिखा और फोन बंद कर दिया। सुबह तक पापा की तबीयत थोड़ी और सुधर गई। डॉक्टरों ने उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जब आरव उनके पास बैठा, पापा धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे। उनके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी सॉफ्टनेस दिख रही थी जो पहले बहुत कम दिखी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें परेशान करता रहा। यह सुनकर आरव का गला भर आया। उसने तुरंत पापा का हाथ पकड़कर कहा कि मैंने भी आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच प्यार नहीं था। पापा की आंखों से नमी झलकने लगी। शायद यह पहली बार था जब पिता और बेटे ने बिना ईगो के, बिना दीवारों के एक दूसरे को सच में देखा था। अगले 3 दिन हॉस्पिटल में ही बीते। आरव वहीं बैठा रहता, किताब पढ़ता, पापा से थोड़ी बातें करता और खुद से जुड़ता जाता। इन 3 दिनों में उसने गहराई से महसूस किया कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे की भाषा समझते हैं। जब मन भारी हो तो शरीर बीमार हो जाता है। जब मन हल्का हो तो शरीर राहत महसूस करता है। उसने खुद पर प्रयोग करने की तरह हर दिन छोटे छोटे अफर्मेटिव वाक्य दोहराए, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं केपेबल हूं और मैं हीलिंग के लिए ओपन हूं। उसने नोट किया कि इन वाक्यों से उसके भीतर एक सटल बदलाव होता जा रहा था, जैसे कोई पुराना धुंधला शीशा साफ हो रहा हो। 4 दिन बाद पापा को घर जाने की अनुमति मिल गई। घर लौटते समय गाड़ी में एक शांत वातावरण था, लेकिन इस बार वह असहज नहीं था। उस शांति में अपनापन था, जैसे दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई हो। पापा को आराम की जरूरत थी, इसीलिए वह उनके पास ही ठहर गया। मां पहले ही गुजर चुकी थी और बहन पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती थी। अब घर में सिर्फ वह और पापा थे। इतने वर्षों बाद पिता के साथ इतने लंबे समय बिताना कैसा होगा, यह उसे पता नहीं था, लेकिन वो तैयार था। शाम को घर में पापा लेट गए और आरव रसोई में खाना बनाने लगा। वो हमेशा बाहर खाता था, लेकिन आज उसे खाना बनाते हुए एक अजीब सी खुशी हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो किसी अपने के लिए कुछ कर रहा था। जब उसने पापा के कमरे में खाना रखा तो पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तुम अच्छे कुक बन रहे हो। ये वाक्य सुनकर आरव ने सोचा कि तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसने इतने साल खुद को इससे दूर रखा क्योंकि वो खुद को वर्दी ही नहीं समझता था। अब वह सीख रहा था कि अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट करना भी हीलिंग का हिस्सा है। रात में सोने से पहले उसने अपना जर्नल खोला और 3 बातें लिखीं जिनके लिए वो आभारी था। पहली, पापा की बेहतर होती सेहत। दूसरी, अपने भीतर उठती नई समझदारी। तीसरी, प्रणति का जीवन में आना। उसने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड कोई फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन को साफ करने का तरीका बन जाता है। अगली सुबह आरव ने प्रणति को मिलने के लिए मैसेज किया। उन्होंने कैफे में मिलने का समय दिया। जब वे वहां पहुंचा तो प्रणति पहले से बैठी थी। उन्होंने उसे देखते ही कहा कि तुम्हारे चेहरे की रोशनी बता रही है कि तुम अंदर से कुछ हल्के हुए हो। आरव ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और बोला कि शायद मैं खुद को समझने लगा हूं। प्रणति ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम हीलिंग की सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को चेंज करने की विलिंगनेस दिखाई। यही सबसे बड़ा कदम होता है। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अगला काम करना है। तुम्हें अपने भीतर के फियर्स, डाउट्स और पुराने बिलीफ्स को लिखकर उनका सामना करना है। लिखना एक तरह से माइंड डिटॉक्स होता है। आरव ने पूछा कि क्या यह आसान होगा? प्रणति ने कहा कि नहीं, आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी होगा, क्योंकि जो भीतर दबाया जाता है वह किसी ना किसी रूप में बाहर आता ही है। यदि तुम उसे प्यार और समझ से बाहर निकालोगे तो वह तुमको कमजोर नहीं करेगा। उस शाम आरव कमरे में बैठा एक बड़ा सा पन्ना लेकर लिखने लगा कि उसे जीवन में किस किस चीज का डर है, कौन से बिलीव्स उसे रोकते हैं, कौन से मोमेंट्स उसे अभी भी चोट पहुंचाते हैं। शुरू में हाथ कांप रहा था, जैसे वह खुद से कोई राज खोल रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे शब्द बहने लगे। उसने लिख दिया कि उसे हमेशा लगता है कि वह काफी अच्छा नहीं है, कि लोग उसे जज करेंगे, कि वह खुद को डिसअपॉइंट कर देगा। उसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज लिखी, जब उसे लगता था कि उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। वह सब कुछ लिखता गया।
पन्ना भरता गया और मन खाली होता गया। जब वह खत्म हुआ तो उसने उस पन्ने को देखा जैसे वह किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी हो। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह इन बिलीफ्स का कैदी नहीं है। वह चुन सकता है कि कौन सा बिलीफ उसके साथ रहे और कौन सा चला जाए। उसने धीरे से पन्ने पर हाथ रखा और कहा कि मैं अब तुम्हें मुक्त करता हूं। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू भारीपन के नहीं थे, यह राहत के आंसू थे। अगले हफ्ते उसने मिरर वर्क और एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। ऑफिस में जब भी स्ट्रेस आता, वह गहरी सांस लेता और अपने मन को शांत करता। वह खुद से मोर काइंड होने लगा। वह खुद को जज कम करता और इनकरेज ज्यादा। लोग उसके व्यवहार में सटल बदलाव महसूस करने लगे। एक दिन उसकी टीम की जूनियर सहकर्मी मीरा ने कहा कि सर, आप इन दिनों बहुत पॉजिटिव लग रहे हो। पहले आप कम बोलते थे, अब लगता है कि आप थोड़े रिलैक्स्ड और खुले हुए हो। यह सुनकर आरव को अच्छा लगा और उसने सोचा कि जब हम भीतर बदलते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर भी दिखने लगती है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने पापा को बेसमेंट में कुछ भारी सामान उठाने की कोशिश करते देखा। वह तुरंत दौड़ा और बोला कि पापा, आपको आराम करना चाहिए। पापा ने मुस्कुराकर कहा कि आदत नहीं जाती बेटा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा कि तुम इन दिनों बहुत बदल गए हो। पहले तुम्हारे भीतर एक गुस्सा और बेचैनी थी, अब एक शांति है। यह बात सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि जब हम खुद को हील करते हैं तो वह हीलिंग हमारे रिश्तों में भी बहने लगती है। एक शाम वह छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं से पुराने गीतों की आवाज आ रही थी। उसे अपनी जिंदगी के पिछले कुछ महीनों की याद आई। कितना टूट चुका था वह अंदर से, कितना अकेला महसूस करता था। और अब वह खुद को देख रहा था एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो खुद के प्रति जेंटल है, जो खुद को सपोर्ट करता है, जो खुद को प्यार देना सीख रहा है। उसने महसूस किया कि असली फ्रीडम यही है, जब हम खुद के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। इस पूरी जर्नी के दौरान उसे एक बात सबसे गहरी समझ आई कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर छोटी सोच, हर छोटा स्टेप, हर छोटा काइंडनेस जेस्चर अपने भीतर के पुराने जख्मों को भरने में मदद करता है। उसके पास अब भी कई फियर्स थे, कई डाउट्स थे, पर अब वह उनसे डरकर भागता नहीं था। वह उन्हें समझता था, उनसे बात करता था और धीरे धीरे उन्हें डिसॉल्व करता था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल में यहीं से वह नई शुरू होती है। आरव अब एक ऐसी राह पर था जहां वह खुद को हर दिन चूज करता था। एक ऐसी राह जहां प्यार उसकी भाषा बन रहा था और एक्सेप्टेंस उसकी ताकत। वह पहले वाले आरव से बिल्कुल अलग था। अब उसके भीतर वह क्लैरिटी थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसने यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हासिल किया था। अपने मन को समझकर, अपने दिल को सुनकर और खुद को अपना साथी बनाकर। यह जर्नी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हीलिंग किसी एक रात में पूरी नहीं होती। पर अब आरव जानता था कि उसके भीतर वो रोशनी जल चुकी है जो पहले धुंधली थी, और इस रोशनी के साथ वह जीवन को नए ढंग से देखने के लिए तैयार था। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस वैसी ही चल रही है जैसे कल थी और शायद कल भी वैसी ही रहेगी। लेकिन सच ये है कि अगर हमारे दोस्त अपनी पुरानी आदतें तोड़कर खुद को फिर से बना सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। किसी का डर खत्म हुआ, किसी ने खुद को माफ करना सीखा, किसी ने अपनी सोच बदली और उनकी पूरी दिशा बदल गई। यही सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आज बस अपने आप से इतना वादा करो कि तुम भी अपने लिए एक नई शुरुआत करोगे। छोटी सी कोशिश बड़ी उड़ान बन सकती है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और तुम्हारे भीतर भी वही रोशनी है जो तुम्हारे दोस्तों के भीतर जली थी। अगर इस बात ने तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत दी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में कौन सा पहला बदलाव शुरू करने वाले हो। तुम्हारा एक कमेंट किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है।